हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में करने वाले डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 सवाल, और ये इसका पार्ट 12 वीडियो होने वाला है। इससे पहले 11 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में सिंपली एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर आप सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। देखिए सभी लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की जो है ना 5 अवस्था होती है। यानी कि मुख्यतः 3 अवस्था होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्था को ढूंढ लिया था, तो 5 अवस्था को ढूंढ लिया था। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ढूंढ लिया था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कूलाम किसका मात्रक होता है, तो कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये सभी आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या है कि हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है। यानी कि एक गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। अगर हम उस गुब्बारे को हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जो हाइड्रोजन गैस होता है ये हवा से हल्का होता है। तो जब हम हाइड्रोजन को गुब्बारा में भर देंगे तो गुब्बारा क्या होगा, हवा में उड़ेगा। लेकिन जब ये गुब्बारा कुछ दूर तक जाएगा हवा में उड़ के, तो वहां पे इस गैस का घनत्व कम जो है अधिक हो जाता है हवा के घनत्व से, जिसके कारण क्या होता है, ये गुब्बारा कुछ दूर ऊपर उठने के बाद ना वो नीचे गिरता है ना ही ऊपर जाता है। यानी कि ये बीच में ही रह के तैरने लगता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर क्या होगा, गुब्बारा कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में ही तैरने लगता है। याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी। राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा क्या है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि ठंडी के दिनों में अधिक वर्षा नहीं होती है, लेकिन दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वहां जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है, तो वापसी मानसून। राइट आंसर हो जाएगा सी। जब मानसून की वापसी होती है तब दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में भी क्या होती है, वर्षा होने लगती है। अब देखिए अगला सवाल है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित करते आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होता है। ए को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और एन को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में एक क्यू प्रतीक क्या दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो उसमें एक क्यू लिखते हैं। एक क्यू क्या दर्शाता है, तो एक क्यू ये जलीय विलयन को दर्शाता है। आप लोगों को याद रखना है, एक क्यू क्या दर्शाता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया में जलीय विलयन को दर्शाता है। बस आप लोग ना क्या कीजिए कि मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद ना करवा दूं तब आप हमसे बोलना। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। गहना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है,
आप लोग देखे होंगे आभूषण, सोना का भी होता है, चांदी का भी होता है, प्लेटिनम का भी होता है। माने इनमें सभी का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में करते हैं, गहने बनाने में करते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है। ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक ये किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे डार्विन लिखा हुआ है लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है स्पेक्ट्रम में, ये होता है प्रिज्म होता है। और जब प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने अवयवी रंगों में? तो 7 अवयवी रंगों में ये क्या होता है? बट जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इन 7 अवयवी रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं ना उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक विचलन किसका हुआ तो जो है ना सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल कलर का होता है। किसका होता है? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, देखिए जिसका विचलन कम उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो लाल रंग का विचलन कम तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। बैगनी रंग का विचलन ज्यादा तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो कम होता है। अब देखिए अपवर्तनांक पूछा जाता है कि किस कलर का अपवर्तनांक ज्यादा। देखिए जिसका विचलन ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो बैगनी का विचलन ज्यादा तो बैगनी का अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। लाल कलर का विचलन कम हुआ तो लाल कलर का तो जो है तो लाल कलर का जो है ना अपवर्तनांक भी कम होगा, याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल समय ढाल के ग्राफ से क्या प्राप्त किया जाता है? तो त्वरण प्राप्त किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो हुइटेकर ने सभी सजीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 5 वर्ग कौन कौन है तो आप लोग क्या बोलेंगे? सुनिए ये 5 वर्ग है कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमिलिया, प्लांटी में बांटा था। अब देख लीजिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, वह कारक जो वाष्पो उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन वाष्पो उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है? आपको ये बताना है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता तो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि जब प्रकाश की यानी कि वेग अधिक होगा तो उसका क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। अब वायु का वेग भी प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावित करता है, लेकिन ऑक्सीजन ये वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। अब देख लीजिए अगला सवाल है, बस आप लोग बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा फिर बोलना आप लोग। अगला सवाल देखिए, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा आवृत्ति 700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर में हमें बोला गया है तरंग दैर्घ्य का मान निकालने। तो सुनिए तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है, तरंग दैर्घ्य को देखिए लेमडा से सूचित करते हैं। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है चाल बटे में आवृत्ति, चाल बटे में आवृत्ति, भी को चाल एफ को आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अभी हम आपको अच्छा से समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला चाल बटे में आवृत्ति। चाल कितना दिया हो कि ध्वनि का चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड बटे आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 1700 दिया हुआ है, आवृत्ति 1700 दिया हुआ है। तो देखिए 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल, 17 दूनी में 34,
यानी कि यहाँ पे निकल गया ये 2 में नीचे कितना है 10 है, यानी कि 1 0 है तो पॉइंट चला जाएगा 1 अंक के पहले तो हो जाएगा 0.2। लेकिन ये मीटर में हो गया ना, हमको पूछा था सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 0.2 मीटर में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 2, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं। जिसका अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समअवयवी कहते हैं। क्या कहते हैं समअवयवी। अगर आपसे पूछे समस्थानिक क्या होता है, समजोड़ स्थानिक, जिसका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला सवाल है देखिए, जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताना है कि जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जैव खाद बनाकर परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रिसाइकलिंग होगा। रिसाइकलिंग में क्या होता है, रिसाइकलिंग में क्या होता है, कोई भी चीज को पुनः उसी चीज में बदल के बनाया जाता है। जैसे यानी कि बोतल है तो बोतल को पिघलाकर फिर से बोतल ही बनाया जाता है, उसे कहते हैं रिसाइकलिंग में। लेकिन कचरा क्या होता है, जैव पदार्थ जो बनता है उस कचरे को विघटित कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि उससे जैव खाद बनता है। क्या बनता है, जैव खाद बनता है, याद रखना है। अगला सवाल है देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली आपको बताना है कि ये किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला सवाल देखिएगा क्या है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग था, ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाना। यानी कि जो सभी देशों ने जो है इस क्योटो सम्मेलन में क्या किया, तो भाग लिया और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु जो है कुछ फैसले लिए गए इसमें। अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है। तो धारा को मापने में ए मीटर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ए मीटर को ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने में किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का प्रयोग किया जाता है। कृमि खाद बनाने के लिए किस कृमि कीड़े का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है केचुआ का प्रयोग किया जाता है। केचुआ जो कि खेतों में मिलता है, जिसे गांव देहात में चेरवा बोलते हैं उसको, तो केचुआ का उपयोग किया जाता है यानी कि कृमि खाद बनाने में करते हैं। तो ये थे 20 सवाल प्रीवियस ईयर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और आप लोग ना अच्छा से कमेंट भी करके बता दीजिएगा हमको कि आपको वीडियो कैसा लगता है और जो हम बताते हैं आपको, ये मेरा बात आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। इससे जो है हमको मोटिवेशन मिलेगा आप अगर कमेंट करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बस हमारे वीडियो में जो है आप बने रहिएगा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।